अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, दैट व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें ये चैप्टर पढ़ने से पहले वर्ड क्लासिफिकेशन या उसके बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली क्लासिफिकेशन होता क्या। क्लासिफिकेशन को अगर मैं सिंपली एंड सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर देना, यानी कि उसकी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ या ऑन द बेसिस ऑफ डिससिमिलैरिटीज़, यानी कि जो चीज़ें आपस में सिमिलर हैं, यानी कि उनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं तो हम उन्हें एक तरफ क्लासिफाई कर देंगे, और अगर उनकी क्लासिफिकेशन डिससिमिलर हैं तो हम उन्हें एक साथ क्लासिफाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उन सबको एक ही क्लास में बिठा देते हैं। 2 क्लास के बच्चे को भी हम मैट्रिक क्लास में बिठा देंगे या मैट्रिक क्लास के बच्चे को भी हम 2 क्लास में बिठा देंगे, ऐसा नहीं है। हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि जो मैट्रिक क्लास का बच्चा है उसका दिमाग वैसा तो नहीं है जो जैसा 2 क्लास का बच्चा है। लाइक अगर आप चलें, ये तो उसकी बात हुई, मेंटल उसकी बात हुई, लेकिन अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखें तो जो मॉन्टेसरी का या 2 क्लास का या 3 या 4 क्लास का बच्चा है, अगर आप उसकी हाइट को मैट्रिक क्लास या 9th क्लास के बच्चे की हाइट से कंपेयर करें तो उनकी हाइट में भी फ़र्क है, मेंटल उसमें भी फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है, सही है। तो क्लासीफाई करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, आप उन्हें सेम क्लासेस में डाल दें, और जो अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में नहीं मिलती तो आप उनको अलग क्लास में डाल दें। तो क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है कि इससे आपको ईज़ हो जाती है, आसानी हो जाती है। लाइक अगर मिस बोल रही है कि आप क्लास 4 से जाके डस्टर ले आएँ, फॉर सपोज मिस ने बोला, तो मुझे पता होगा क्लास 4 कौन सी है, जहाँ पे एक नॉर्मल कितने 12 साल के बच्चे क्लास 4 में जो होंगे वो होंगे। अब मैं पूरे स्कूल में ना के अगर क्लासेस नहीं होती, सिर्फ बच्चे भरे होते, तो मैं कभी भी क्लासीफाई नहीं कर पाती कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है या क्या करना है। तो क्लासिफिकेशन हमारी अपनी आसानी के लिए होती है, हमारी अपनी ईज़ के लिए होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्लासिफिकेशन पढ़ें। अब क्लासिफिकेशन किस चीज़ की? डिफरेंट एलिमेंट्स की। इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने किए थे, लेकिन अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, सबकी एक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो हर एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसे क्लासिफाई करा था साइंटिस्ट ने। अब उनकी क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करा है, किन बेसिस पे। तो वो सारी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, डिफरेंट चीज़ों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासिफाई कर देना। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आगे आए, हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के तरीके में, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। हर किसी की क्लासिफिकेशन में किसी ना किसी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से उनकी क्लासिफिकेशन आगे नहीं चल सकी। सबसे पहले साइंटिस्ट जो कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए आगे आए, उनका नाम था डॉब्रीनियर्स, और उनकी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है डॉब्रीनियर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्लासिफिकेशन जो दी, अब आपको पता है कि जो भी साइंटिफिक या साइंटिफिक फील्ड में कोई भी कोई भी बात कही जाती है तो वो ऐसे ही नहीं कह दी जाती, वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ होती है, ठीक है। उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉ होता है और वो बात प्रूवन होती है जब भी वो अपना लॉ जो है वो देते हैं। अब डॉब्रीनियर ने जो क्लासिफिकेशन दी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ दी। अच्छा, इनके लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रूल ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये वर्ड ट्रेड निकला है ट्राई से, ट्राई मतलब 3। अब इन्होंने अपने लॉ का नाम लॉ ऑफ रूल ऑफ ट्राइड क्यों रखा? अब ये जब हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इन्होंने अपना लॉ किस ईयर में दिया था? 1829। अच्छा, अब इनके लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? Central atom of each set of a trade had an atomic mass almost equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 elements. अब ये क्या कहना चाहते हैं इस स्टेटमेंट में? इसको हम एग्जाम्पल से, यानी कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दी इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, उससे समझते हैं। इन्होंने क्या करा, इनके एज द नेम इंडिकेट कि इनके लॉ का नाम लॉ ऑफ रूल ऑफ ट्राइड है। ट्राइड निकला है वर्ड ट्राई से, मतलब 3। इन्होंने क्या करा, क्लासिफिकेशन करने के लिए, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने क्या तरीका आजमाया? इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है। इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस है लिथियम इसका कम है, देन सोडियम इसका उससे ज़्यादा है, देन पोटेशियम इसका उससे ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले पोटेशियम रख दिया जिसका सबसे ज़्यादा था, यानी कि लीस्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती थी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स उठाए कि एक तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हों, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हों, और दूसरी चीज़ को उनके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जब ये 3 एलिमेंट सेलेक्ट करे तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जब ये पहले एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन लेंगे, अर्थमेटिक मीन से क्या मुराद है, यानी कि पहले एलिमेंट एंड लास्ट वाले एलिमेंट को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लिया है ना, तो ये कितने हैं 1 2, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 से डिवाइड करा तो आने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट के। रिजल्टेंट क्या है हमारे पास 23, और 23 किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। तो इन्होंने क्या देखा कि पहले 3 एलिमेंट्स पे तो ये बात एप्लीकेबल थी, अब इन्होंने आगे भी ट्राई करा। आगे क्या करा इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, इन तीनों की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करा और इनके भी एटॉमिक मासेस उन्होंने किस ऑर्डर से लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। कैल्शियम का 40, स्ट्रॉन्शियम का 88, देन उससे ज़्यादा बैरियम का 137। इसमें भी इन्होंने वही चीज़ करी। इन्होंने क्या करा, कैल्शियम और बैरियम के एटॉमिक मासेस को ऐड करा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करा। इन दोनों का लिया ना तो सिर्फ यही 2 एलिमेंट्स कंसिडर किए, डिवाइडेड बाय 2, तो जो आने वाला एटॉमिक मास है वो ऑलमोस्ट यानी कि एग्जैक्ट कोई नहीं, करीब अप्रॉक्सीमेटली टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास 88 है और आने वाला रिजल्टेंट हमारे पास 88.5 है, तो इट्स क्लोज इनफ टू 88। तो इन्होंने देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को इन बेसिस पे क्लासिफाई करें, ट्राइड यानी कि 3 के सेट्स में क्लासिफाई करें, तो इनकी क्लासिफिकेशन ईजी हो सकती है। अब इनकी क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थी, एक मसला था, एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था कि इट इज़ लिमिटेड फॉर फ्यू एलिमेंट्स, यानी कि इनकी जो क्लासिफिकेशन थी ना ये वैलिड थी सिर्फ शुरू के कुछ एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जो इनका तरीका था ना ये सिर्फ शुरू के कुछ एलिमेंट्स में एप्लीकेबल हो रहा था। आगे के एलिमेंट्स में जब 3 एलिमेंट्स उठा रहे थे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, तो उनका जब अर्थमेटिक मीन ले रहे थे तो वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आ रहा था। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। जाहिर है एलिमेंट्स सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को थोड़ी क्लासिफाई करना था, सबको क्लासिफाई करना था, और सब पे जब ये बात एप्लीकेबल नहीं हो रही तो ये इनकी क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से इनकी क्लासिफिकेशन आगे नहीं चल सकी। और फिर दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने फिर अपनी क्लासिफिकेशंस दी, और फिर उसमें पढ़ते हैं हम कि वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही हैं, उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे, और फिर फाइनल क्लासिफिकेशन कौन सी हुई और कौन सी अब तक चली आ रही है। थैंक यू।